शिवकांत जी, ये जो ये हमला है, जो ये जंग चल रही है, उसको आप किस नजर से देखते हैं? जब आप लंदन से उसको देखने की कोशिश करते हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज क्यों पूरी तरीके से हमास की सख्त निंदा कर रहे हैं? उनकी निंदा का तो सीधा कारण ये है कि हमास के पास वैसे तो और कोई हमास से पूछें तो रास्ता नहीं है, क्योंकि सेना से सीधी वो लड़ाई कर नहीं सकते, और केवल सेना से ही लड़ाई करें तो मतलब उनकी बात भी दूर तक नहीं पहुंचती। तो उन्होंने नागरिकों को निशाना बनाया है, और जब नागरिकों को निशाना बनाया जाता है तो जो लोकतांत्रिक देश हैं और पश्चिमी देश हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है और उनको उसके खिलाफ बोलना पड़ता है, क्योंकि वो बड़े एक लंबे अरसे से खुद आतंकवाद का शिकार है। तो ये तो कारण है उनके हमास के निंदा करने का। लेकिन इसराइल के लिए कुछ न कहने का जो कारण है वो इस वक्त, एक और आपने जो भूमिका में बात कही उसको मैं एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक लेख अभी छापा है, और उसके संदर्भ में मैं सोच रहा था कि कहीं ये जो जिस बहुध्रुवीय दुनिया की हम आस लगाए बैठे हैं, जिसकी हम बात करते हैं कि एक वक्त था जब शीत युद्ध था, दो ध्रुवीय दुनिया थी, तो सबको पता रहता था कि कौन सा पक्ष क्या खेल रहा है। 1973 तक की जो चौथी लड़ाई थी इसराइल और अरब देशों की, तो उसमें हमें मालूम था कि अरब देशों को कहाँ से हथियार मिल रहे हैं, कौन समर्थन कर रहा है और इसराइल को कौन समर्थन कर रहा है। उसके बाद दौर चला एक यूनिपोलर वर्ल्ड का, जिसमें एक ही महाशक्ति थी। तो उसमें हमने देखा कि गजा में किस तरह से इसराइल ने एक तरह से अमानवीय स्थितियां पैदा कर दी, और ये 35 साल से चल रहा है। 1987 से शुरू हुआ था, जबकि पहला इंतिफादा शुरू हुआ था, और ये एक तरह से आप मानिए तीसरा इंतिफादा है, कुछ लोग कहते हैं। तो तब से ये चला आ रहा है। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है, जैसा आपने अपनी भूमिका में जिक्र किया, कि इतने सारे ध्रुव बन गए हैं, कोई एक बड़ा चौधरी नहीं है। तो हर देश अपने आप को अगर चौधरी समझेगा तो उसमें एक खतरा ये होता है कि जैसे रूस ने सोचा कि यूक्रेन आसान निशाना है तो वो उस पे चढ़ बैठा। चीन अगर सोचे कि इस वक्त अमेरिका थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है और ताइवान आसान निशाना है तो वो उस पे चढ़ बैठे। इसी तरह से हमास ने सोचा कि अच्छा इस वक्त ये बातचीत की कोशिशें चल रही हैं और हम बिल्कुल उकताए हुए हैं, हमारा भविष्य क्या होगा, तो हम इसराइल पे चढ़ बैठे, इसराइल उन पे चढ़ बैठे। तो इस तरह से कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के इसराइल ईरान पे चढ़ बैठे और ईरान अमेरिका को बहाना मिल जाए, वो ईरान पे चढ़ बैठे। तो बहुध्रुवीय दुनिया में ऐसे संकट जब पैदा होते हैं तो उन संकटों के एक तरह से नियंत्रण से बाहर चले जाने का खतरा पैदा हो जाता है। तो अच्छी बात है, संतुलन बने, बहुध्रुवीय दुनिया बने, लेकिन उसका एक ये खतरा है, जो जी। ये घटना जो है उस खतरे को रेखांकित करती है, तो इसके प्रति हमें सचेत रहना होगा। बट शिवकांत जी, हमास को इतने बड़े पैमाने पर हमला करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 1973 के बाद की सबसे बड़ी जंग, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस बड़े पैमाने पर हमास ने इजराइल के अंदर घुसकर हमला किया है वो शायद 1947 के बाद की सबसे बड़ी, सबसे ऑडेसियस अटैक अपने अपने लिहाज से। तो हमास देखिए, के पास क्या प्रोवोकेशन था ये अचानक करने के लिए? इसराइली नागरिकों की मौत की उनकी संख्या के हिसाब से देखें, 800 इसराइली सैनिक और नागरिक मिला करके लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है मारे गए हैं। तो मेरी जानकारी में अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं, 1948 के युद्ध को छोड़ दें, वो तो एक तरह से पूरे देश में युद्ध था, तो उसमें तो जगह जगह जो है वो नरसंहार हुए थे। उसके बाद जो है आप 56 की लड़ाई, 67 की लड़ाई, 73 की, 67 की बहुत बड़ी लड़ाई थी, और ये ऐसी लड़ाइयाँ थी जिसमें 4-4, 5-5 अरब देशों ने इकट्ठा होकर के चारों तरफ से इसराइल के ऊपर हमले किए थे। तब भी इतने नागरिक और इतने जो है इसराइल के भीतर लोग हताहत नहीं हुए थे, सैनिकों की संख्या हुई। तो उस लिहाज से ये बहुत ही गंभीर घटना है। अब सवाल ये होता है कि एक तो हमास को इससे क्या हासिल होता दिखाई दे रहा है, उसको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और दूसरा ये है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी सीआईए जो है और बाकी तमाम जितनी भी जासूसी एजेंसियां हैं,
और जो डोम है इसराइल का, प्रतिरक्षा डोम, वो सब क्या कर रहा था? इन सब जी। पे बड़े बड़े भयंकर सवाल खड़े हो गए हैं। जहाँ तक हमास की बात है, मुझे लगता है कि अब हमास 2005 में आया था और ये इस्लामी ब्रदरहुड की शाखा है, सुन्नी है और कमर आगा साहब ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में। शेख अहमद यासीन साहब की ने इसकी स्थापना की थी, 2005 में इनकी सरकार बनी थी और तब ये पीएलओ जो फ़िलिस्तीनी जो फ़तह ऑर्गेनाइज़ेशन है, बेसिकली यासर अराफ़ात का जो ऑर्गेनाइज़ेशन था वो बाद में फ़तह बना। तो उसके विरोध के रूप में ये सत्ता में आए थे और ये इस बात का दम भरते थे कि जो पीएलओ ने हासिल नहीं करके दिखाया, अरब देशों ने बहुत गद्दारी की। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा धोखा फ़िलिस्तीनियों को अरब देशों ने दिया है, क्योंकि पहले जो 19 साल जो फ़िलिस्तीन का नामो-निशान नहीं था, 1948 की लड़ाई के बाद जो फ़िलिस्तीन की ज़मीन थी, वो तो सारी अरबों ने ले ली थी और उसके ऊपर बैठ गए थे। वहाँ फ़िलिस्तीन बनाने की बजाय जॉर्डन जो है, वो खुद अपना उसके ऊपर काबिज़ था, तो 19 साल ये चला। उसके बाद इसराइल ने उस ज़मीन को छीना, अब वो उसके कब्ज़े में है। तो फ़िलिस्तीन तो नहीं, इधर का जो 1948 से ही फ़िलिस्तीन नहीं है, दरअसल देखा जी। जाए तो उसमें अरबों का बहुत बड़ा हाथ है और फिर इसराइल का तो है ही। तो उनको ये लगने लगा था कि 2005 से अब तक हम कुछ भी दे नहीं पाए फ़िलिस्तीनियों को। तो अब शायद ये घड़ी आ गई है कि हमें कुछ न कुछ करना चाहिए और उनको दिखाई ये दे रहा था कि अब अरब देशों की तो कोई बहुत अहमियत रही नहीं है। अब खाड़ी के देशों की अहमियत बन रही है कारोबार के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, उसके लिहाज से, और अमेरिका भी उन्हीं से बात कर रहा है। तो अगर इसराइल और खाड़ी देशों का एक तरह से समझौता हो जाता है और ख़ासकर सऊदी अरब का और इसराइल का, तो फिर फ़िलिस्तीन की कौन बात करेगा? फिर हम कहाँ रहेंगे और हम क्या करेंगे और कैसे ये हासिल करेंगे? तो उनको लगा कि करो-अनबरो की स्थिति है, तो उनके पास इस असला इकट्ठा हो गया और उन्होंने हमला कर दिया। अब निश्चित रूप से इस तरह के जो संगठन हैं, वो जब जो कोई कार्रवाई करते हैं, तो वो बहुत उसके पीछे बड़ी गहरी कोई कूटनीतिक समझ नहीं होती है, उसमें तैश ज़्यादा होता है। तो तैश में मुझे लगता है ज़्यादा कर गए हैं और जी। अब ये होगा कि इसराइल जो इतने साल से इंतज़ार कर रहा है कि उसको हमास पसंद नहीं। वो हमास को शुरू से टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन मानता है, क्योंकि ये ब्रदरहुड की शाखा है, तो वो पीएलओ के साथ, फ़तह के साथ तो बात करने को फिर भी तैयार है, लेकिन हमास के साथ बात करने को तैयार नहीं। यही सबसे बड़ी अड़चन है, दोनों के बीच बातचीत आगे न बढ़ने की। तो अगर वो हमास का सफाया कर देता है, जो कि वो दावा कर रहा है, मुझे लगता है ये करना कठिन होगा। हमास नहीं तो हमास का कोई बाप पैदा हो जाएगा। तो अगर ये होता है तो हो सकता है हमास का अंत भी हो जाए। हमास इस रूप में शायद न बचे, हो सकता है कोई उसका उत्तराधिकारी पैदा हो, ये हमें आगे चल के देखना। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।